हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस कंप्यूटर एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी हमारी वीडियो को देखें तो बिना स्किप करे देखें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ के सीधे प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर आते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या टॉपिक चल रहा है, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो समझ में कैसे आ जाएगा? आपने स्टार्टिंग वाला पार्ट तो मिस ही कर दिया जिसमें हमने समझाया कि आज किस टॉपिक बात करने वाले हैं और क्या चीज़ सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ स्किप किए बिना देखिए, तब आपको सारी बात समझ में आएगी। ओके दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है दोस्तों कंप्यूटर साइंस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि जो मुझे प्रोग्रामिंग तो आती है सीखी लेकिन अच्छे से नहीं आती। उनके लिए भी है और उनके लिए भी है जो कहते हैं कि जी मुझे तो सी लैंग्वेज अच्छे से आती है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज उनकी गलतफहमी हम दूर करेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और समझाएंगे और फिर वो सोचेंगे अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसे भी होता है। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी आज के टाइम में जो ट्रेंड है वो सी लैंग्वेज का नहीं है, आज के टाइम में तो पाइथन है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, जावा है, .NET, इन पे काम होता है। बात उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों सपोज आपको टावर पे चढ़ना है तो आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, डायरेक्ट छलांग तो लगा सकते हैं ना। अगर डायरेक्ट छलांग लगाएंगे टावर पे तो आप गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी। बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो आपको तभी समझ आएगा, तभी आपको कोडिंग करनी भी आएगी। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग अभी दोस्तों हमने स्टार्ट नहीं की। अभी हम सिखा रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे और क्या क्या लॉजिक उसमें लगाए जाएंगे, किस लैंग्वेज में बनाया जाएगा, कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे और कैसे कैसे बनाते हैं, ये सब बातें चल रही हैं। उससे आपको दो फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, एक तो वो, और दूसरा फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी चीज़ है, जो कमियां हैं, जो वीकनेस है, वो भी दूर हो जाएगी। ये दो फ़ायदा है दोस्तों। प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है? प्रोजेक्ट का फ़ायदा यही है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी उसका यूज़ कहाँ होगा, किस जगह से होगा, किस किस तरीके से होगा। और दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप BTech या MCBCA में हैं और आपको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है तो आपको उस टाइम प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको आइडिया मिल चुका कि प्रोजेक्ट पे काम कैसे किया जाता है। ओके दोस्तों, और प्रोजेक्ट से दोस्तों मेरी एक बात याद आई। हमारा एक बहुत पुराना स्टूडेंट था, लगभग 10-12 साल पहले। तो वो जब जॉब के लिए गया तो उसने सारे टेस्ट तो पास कर लिए, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गया तो उससे पूछा गया कि बेटा आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है? उसने कहा जी हाँ मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया है। कह किस लैंग्वेज में बनाया? तो उसने कहा जी सी लैंग्वेज में बनाया। और वो लड़का हमारे यहाँ पढ़ा था और मैंने उसको प्रोजेक्ट सिखाया था इस तरह का। तो उसने कहा जी मैंने सी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाया। करके सी में बनाया? क्योंकि सी में बनाना दोस्तों आसान नहीं होता, थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो दिखाइए आपका प्रोजेक्ट क्या है, देख लेते हैं। तो अपना लैपटॉप उठा के लाया और उन्हें चलाया उस लड़के ने और दिखाई, देखिए ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। बड़ा छोटा था लेकिन सी में था। तो उन्होंने चलाया और देखा कि हाँ ठीक से रन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर ये प्रोजेक्ट आपने बनाया तो आप हमें इसकी हर चीज़ के बारे में बताइए। आपने कौन कौन से मॉड्यूल इसे बनाए हैं, कहाँ पे क्या लॉजिक लगाए हैं, सब हमें बताइए। और अगर आपने सब कुछ बता दिया हमें इसके बारे में तो बेटा सिलेक्शन सबसे पहले आपका होगा। तो दोस्तों लड़का इंटेलिजेंट था, मेहनती था। तो उसने सारा प्रोजेक्ट उन्हें 1 बाय 1 किस मॉड्यूल में ये काम हो रहा है, इसका लॉजिक ये है, सब उन्होंने समझा दिया। और दोस्तों वो लड़का आज भी उसी कंपनी पे अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। तो ये फ़ायदे होते हैं प्रोजेक्ट के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी फिर आपने अगर एक भी वीडियो मिस कर दी फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर तो कर ही देना, जिससे कि और स्टूडेंट के बेचारों को फ़ायदा हो जाए जिनके सामने पैसे वैसे की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, जो नहीं सीख पाते उनकी पैसे की वजह से, तो उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो दोस्तों आज कोई हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं प्रोजेक्ट के उन फंक्शंस, उन लॉजिक के बारे में जो हमें आगे फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं, इंटरव्यू टेस्ट से पूछ सकते हैं और हमें अपने प्रोजेक्ट में भी काम आ सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए। ओके दोस्तों, अब आप इन प्रोग्राम को देखिए। और फर्स्ट प्रोग्राम है एग्जीक्यूट प्रोग्राम विदाउट हेडर फाइल। दोस्तों प्रोग्राम को बिना हेडर फाइल के भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बस कंडीशन ये है कि उस प्रोग्राम को आपको कंपाइल होने से पहले .c एक्सटेंशन से उसको आपको सेव करना पड़ेगा। ओके दोस्तों,
और दूसरी कंडीशन दोस्तों यह है कि उस प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी ऐसा फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते जो कॉमन से ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंटफ यूज़ किया, स्कैनफ है, गेट स्विच वगैरह फंक्शन है, ये कॉमन से फंक्शन है, इनके लिए आपको हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को बिना हेडर फाइल के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये दिखाते हैं आपको सीधे हम IDE पे। ओके दोस्तों, तो ये आ गए दोस्तों हम IDE के अंदर, और मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है। और प्रोग्राम ये है कि कोई नंबर इनपुट करना है और इसको हमें क्यू प्रिंट करना है दोस्तों। अब इसको हम रन करते हैं, और मैंने आप इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी हेडर फाइल का यूज़ नहीं किया। अब देखते हैं, ये रन पे क्लिक किया और एंटर ए नंबर, सपोज मैंने एंटर किया 5, और दोस्तों देखिए एंटर करते ही ये इसका क्यूब निकल के आई। हमने कोई भी हेडर फाइल का यूज़ नहीं किया। ओके दोस्तों, अब मैं इसमें एक फंक्शन यूज़ करता हूँ जो कॉमन सा फंक्शन नहीं है, और वो ये है दोस्तों पावर, POW पावर। ये मैंने पावर फंक्शन यूज़ किया। तो पावर फंक्शन के लिए n,3 ये क्यूब मुझे कैलकुलेट करना था, और इस फंक्शन को अगर यूज़ करते हैं दोस्तों पावर फंक्शन को, तो हमें हेडर फाइल लगानी पड़ेगी math.h। लेकिन मैंने इसमें math.h नहीं यूज़ की, और मैं इसको रन करता हूँ तो रन तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट सही नहीं आएगा। आप देखना, ये मैंने इसको रन किया और नंबर जो सपोज 5, और ये देखिए दोस्तों आउटपुट हमारा प्रॉपर नहीं आया। और अब अगर इसके हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये प्रोग्राम का आउटपुट बिल्कुल दोस्तों सही आ जाएगा। और मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, #include और math.h। ये देखिए दोस्तों, अब इसको रन करते हैं, और रन करते टाइम अब आप देखिए इनपुट करेंगे नंबर 5, और ये देखिए दोस्तों अब आंसर सही आ गया। तो आपने देखा कि हेडर फाइल के बिना भी प्रोग्राम रन किया जा सकता है अगर उसको .c एक्सटेंशन से पहले इसको सेव कर लेते हैं, और कोई कॉमन सा फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर उसकी हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एक प्रोग्राम को बिना हेडर फाइल के और बिना सेमीकोलन के एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ओके दोस्तों, और आपने भी देखा कि अगर हम 3 नंबर में से कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो बिना इफ कंडीशन के तो कैसे निकालेंगे, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। और एक हमने आपको दोस्तों समझाया कि किस तरीके से हम किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई लॉजिक लगाए, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन दोस्तों इंटरव्यू टेस्ट में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और हमें ये मालूम करना है कि जब इन प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट क्या आएगा। तो वे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा ये आप अपने सिस्टम पर रन करके देख सकते हैं, लेकिन वो आउटपुट आ कैसे रहा है, उसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है, क्या लॉजिक लगा हुआ है, वही आपको समझाना है दोस्तों, वही आपको समझना है। और वो अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आउटपुट तुमने निकाल लिया लेकिन आ कैसे रहा है, वो फिर हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी हमारे क्वेश्चंस हैं जिनका आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है, और वो भी समझ के कि ये आउटपुट ऐसे कैसे आ रहा है। आप इनको अच्छे से नोट कर लें वीडियो पॉज करके, और आप निकालिए कि इन प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। ओके दोस्तों, और किस तरीके से आ रहा है, ये मेन चीज़ है कि वो आ कैसे रहा है, क्या इसमें सिंटेक्स यूज़ होता है। ओके दोस्तों, तो 1 2 3 4 प्रोग्राम हमारे ये हो गए, और दोस्तों आपने देख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वाले देखिए, इनका भी आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है कि इनका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पे। अगर आप इनका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे और निकाल रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे, तो आपको बताएंगे हम इनको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वेट कीजिए, और अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे कि हमें इन क्वेश्चंस के आउटपुट क्या आएंगे, इन प्रोग्राम को रन करेंगे, ये आप निकालिए, लेकिन समझ के कि किस तरीके से ये आउटपुट आया, वो मेन चीज़ है दोस्तों। तो अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या आउटपुट कैसे आ रहा है, तो वो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, जिसमें हम आपको इनके आउटपुट एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे कि इसका आउटपुट इस वजह से आ रहा है। ओके दोस्तों, तो अब हम जो बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे कुछ और कंसेप्ट की जो हमारे प्रोजेक्ट में काम आएंगे। उसमें है एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है दोस्तों फाइल हैंडलिंग। तो इनके बगैर हम अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। तो अब इनके बारे में भी आप समझते हैं कि क्या डेटा फाइल हैंडलिंग है, क्या एरे है, क्या स्ट्रिंग है, और इनके कुछ छोटी छोटी बातें हमने बताई हैं, वो आप देखिए हमारी स्लाइड में कि क्या है वो चीज़ें। और ये
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एरे की। तो एरे आप समझते हैं, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड स्टोर्ड इन मेमोरी कंजिक्यूटिवली। तो एरे जो होती है वो एक ही टाइप के डेटा के कलेक्शन को हम एरे कहते हैं, और वो एक ही नाम के अंडर में सभी एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं कंजिक्यूटिवली, लगातार। और उनके जो इंडेक्स नंबर होते हैं दोस्तों वो डिफरेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ऐसे पहले टाइप लिखेंगे, फिर एरे का कोई भी नाम देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोस्तों हम साइज देंगे। और टाइप कुछ भी हो सकती है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी टाइप की दोस्तों हम एरे बना सकते हैं और एरे का कोई भी नाम हम यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं इनिशियलाइजिंग व्हाइल डिक्लेयरिंग द एरे। एरे में एलिमेंट डालते कैसे हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर करते टाइम। हमने क्या इंट A5, एरे का नाम A रखा, कोई भी रख सकते हैं, 5 इसका साइज दिया, और ये एंगल जो हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर हमने ये एलिमेंट डाल दिए। तो ये मेमोरी में A0 के अंदर जाएगा 2, A1 में ये, A2 में ये, A3 में ये और A4 में ये। ओके दोस्तों, अब इसको देखिए, बिना साइज की एरे बना सकते हैं अगर उसके सामने एलिमेंट डाल रहे हैं तो साइज देना ऑप्शनल है। और दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दिया साइज 5, एलिमेंट दिए 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 एलिमेंट स्टोर कर लेगा, बाकी बाइट आपके वेस्ट जाएंगे क्योंकि 5 ब्लॉक ये बना लेगा। और अगर ऐसा करते हैं कि साइज तो 5 है, एलिमेंट दिए सपोज हमें 10 या 5 से ज़्यादा, तो फिर ये एरर दिखाएगा क्योंकि साइज आपने 5 दिया है, तो 5 से ज़्यादा आप एलिमेंट यहाँ पे नहीं डाल सकते, लेकिन इनपुट कर सकते हैं आप रन टाइम पे, वो साइज एक्सटेंड हो जाता है। ओके दोस्तों, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और अब बनाते हैं हम इंट A, और साइज आपने दिया ही नहीं यहाँ पे और नहीं हमने इसके सामने एलिमेंट दिए, तो दोस्तों ये एरर देगा। साइज देना जरूरी है अगर आप एलिमेंट नहीं दे रहे हैं तो। और अगर ऐसा करते हैं, n में हमने वेरिएबल 10 डाल दिया n वेरिएबल के अंदर, और इस एरे में डाल दिया हमने n, तो हम चाहते हैं कि भाई n जितना n की वैल्यू है उतनी बड़ी एरे बन जाए, तो दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। अगर आपको नाम देना है वेरिएबल का, तो फिर उस वेरिएबल को आप बनाएंगे कांस्टेंट मॉडिफायर के साथ। तो कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, तो इस वेरिएबल की वैल्यू दोस्तों 10 हो गई और ये फिक्स होगी। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने की पूरे प्रोग्राम के अंदर। अब हम यहाँ पे n को लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखा जा सकता है। अब इस प्रोग्राम को देखिए, तो प्रोग्राम यह है कि टू इनपुट एन एरे एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन, कि हमें कुछ एरे में एलिमेंट इनपुट करने हैं, जैसे ये एंटर 5 एलिमेंट्स, और ऐसे एलिमेंट डाल देंगे हम कुछ भी बीच में स्पेस के साथ, लेकिन प्रिंट ऐसे करना हमें इस स्टाइल के अंदर। ओके दोस्तों, और ये मेमोरी में इस तरीके से जाके स्टोर हो जाएंगे, A0 पे 2, A4 पे, A1 पे ये, इस तरीके से। और ये प्रोग्राम देखिए आप समझ में आ जाएगा। हमने एक एरे बनाई 5 एलिमेंट्स की और प्रिंटफ में डाल दिया एंटर 5 एलिमेंट्स, ये मैसेज प्रिंट होगा सबसे पहले स्क्रीन पे। और फिर लूप के अंदर आएगा दोस्तों स्कैनफ, i = 0, i <5, तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। और पहला जो एलिमेंट हो दोस्तों जाएगा A0 में, फिर A1 में, फिर A2 में। इस तरीके से ये पूरी एरे मेमोरी में ऐसे स्टोर कर लेगा। लेकिन इस तरीके से प्रिंट करने के लिए दोस्तों हमने किया, फॉर लूप फिर से चलाया 0 से वही <5। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, A और ये ब्रैकेट, ये तो एज इट इज प्रिंट होगा, और जहाँ %d लगा हुआ है वहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी 0 1 2 3 ऐसे। और जहाँ पे ये वाला %d है, यहाँ पे ai की मतलब A0 की, फिर A1 की, फिर A2 की, उनकी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और बाकी सेम प्रिंट होता रहेगा। ओके दोस्तों, तो प्रिंट f का मतलब प्रिंट फॉर्मेट, तो जो फॉर्मेट आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसी फॉर्मेट में ये इनकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। और ये हम दिखाते हैं आपको IDE पे चला के अपने टर्बो C3 की IDE में। ओके दोस्तों, आइए, सेम प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा हुआ है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, और मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने रन पे क्लिक किया और ये एंटर 5 एलिमेंट्स, और मैं यहाँ पे कोई भी 5 एलिमेंट इनपुट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये और ये इसको इस स्टाइल में प्रिंट कर दिया जैसे हमने आपको दिखाया था कि आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, और आप जानते हैं स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट। तो जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं वो होती है दोस्तों स्ट्रिंग। इसमें एक कैरेक्टर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू या कोई सिंबल वगैरह भी हो सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एरे ऑफ कैर डेटा टाइप। जब भी हम एरे को डिफाइन करेंगे तो कैरेक्टर जो डेटा टाइप होते हैं दोस्तों उसकी एरे बनाएंगे, उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। सो द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन मेमोरी कंजिक्यूटिवली। इसीलिए स्ट्रिंग जो है दोस्तों वो भी एरे की फॉर्मेट में ऐसे कंजिक्यूटिव स्टोर हो जाती है, टर्मिनेटेड विद नल। और जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग खत्म हो जाता है उसके आगे
सब बाकी सब में नल ऑटोमेटिकली दोस्तों फिल कर लेता है। ये नल इंडिकेट कर रहा है कि इसके नीचे कोई स्ट्रिंग नहीं है, बस यहीं तक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले कैर, फिर कोई भी नाम देंगे स्ट्रिंग का, और यहाँ पे इसका साइज जितनी बड़ी आपको स्ट्रिंग भरनी है। और इसको इनिशियलाइजिंग कैसे करते हैं, कैर S10 और ये इंडिया डाल दिया दोस्तों मैंने, तो ये मेमोरी में इस तरीके से स्टोर करेगा। और इनको दोस्तों हम कह सकते हैं सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। और एस हमने यहाँ पे साइज नहीं दिया तो भी चलेगा, मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको, सॉरी पिछली जो स्लाइड थी एरे वाली उसमें बताया था कि अगर आप यहाँ पे साइज नहीं भी देंगे, एलिमेंट डाल देंगे तो भी ये स्टोर कर लेता है। ओके, लेकिन अगर आप इस तरह स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं और उसके आगे वैल्यू नहीं डालेंगे, अलग से डालोगे दोस्तों, तो ये एरर देगा। ये बिल्कुल गलत है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में भी काम आएगी। तो अलग से स्ट्रिंग डालने के लिए फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों strcpy फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी। तो जो स्ट्रिंग है ये वाली, ये इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, एस के अंदर। तो जिसमें स्ट्रिंग लानी है वो पहले आएगा और जो लानी है वो बाद में आता है। और ये फंक्शन दोस्तों मिलेगा आपको string.h की हेडर फाइल के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनपुट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। तो कैरेक्टर में हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया 20 साइज का, और यहाँ पे लिखा एंटर द स्ट्रिंग, को स्ट्रिंग दो, और गेट्स लगाते हैं। इसके लिए हम स्कैनर अगर लगाएंगे, आप स्कैनर %s लगाना पड़ेगा एक तो आपको उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसमें स्पेस देंगे, सपोज हमने लिखा एंटर योर नेम, नाम सपोज राम कुमार, बीच में गैप दे दिया तो राम ले लेगा, कुमार को छोड़ देगा क्योंकि बीच में स्पेस आ गया। तो इसलिए हम दोस्तों गेट्स को यूज़ करते हैं, गेट स्ट्रिंग। और इसके लिए कोई स्पेशल हेडर फाइल नहीं है, stdio के अंदर ही मिल जाती है। ओके दोस्तों, तो इसमें लिखा इनपुटिंग स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसिस, अगर आपको स्पेस के साथ स्ट्रिंग इनपुट करना है तो आप गेट्स को यूज़ करेंगे। ये भी दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा। अब इस प्रोग्राम को देखते हैं, प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। तो दोस्तों हमने इसमें 2 स्ट्रिंग डिफाइन किए, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, और यहाँ पे इनपुट किया एंटर स्ट्रिंग 1, str1 में गेट से हमने इनपुट करा लिया, स्पेस भी दे सकते हैं, और एंटर स्ट्रिंग 2 ये हमने गेट से str2 में ले लिया। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे इस तरीके से दोस्तों डायरेक्टली, तो ये एरर दिखाएगा। 2 स्ट्रिंग कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं होती, और .NET वगैरह में, इसमें हम पाइथन में हो जाती है, लेकिन सी में प्लस जावा में नहीं होती दोस्तों। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है इसमें सी में strcmp, और इसके लिए भी दोस्तों हमें यूज़ करनी पड़ेगी ये वाली हेडर फाइल string.h, क्योंकि ये फंक्शन आपको इसी के अंदर मिलेगा। और strcmp में str1 और str2 दोनों डाल दिए हमने, और ये चेक कर रहा है कि दोनों स्ट्रिंग कंपेयर होने के बाद जो वैल्यू आएगी मेमोरी में, अगर वो 0 के बराबर है, 0 तभी आएगी जब दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल इक्वल होगी तो प्रिंट करेगा इक्वल, और अगर ये दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है तो प्रिंट करेगा नॉट इक्वल। अब इसको हम रन करके देखते हैं IDE पे। ओके दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखिए दोस्तों, इसमें हमने 2 स्ट्रिंग डिफाइन की, वही सेम प्रोग्राम में मैंने टाइप कर रखा हुआ है, और दोनों स्ट्रिंग हमने इनपुट की और वही strcmp से हमने इसको कंपेयर किया। अब इसको रन करके देखते हैं, रन में गए और ये दोस्तों रन किया, और यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग 1, तो मैंने स्ट्रिंग डाल सपोज ये, और दूसरा स्ट्रिंग डाल मैंने RAM कैपिटल में। तो आप समझ गए कि कंपेयर करने के बाद क्या प्रिंट करने वाला दोस्तों, आउटपुट आएगा नॉट इक्वल, क्योंकि ये हमने स्मॉल में दिया है और एक हमने कैपिटल में दिया है। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम दोबारा से रन करते हैं, और इस प्रोग्राम में मैंने सिंपल चेंज ये किया कि CMP की जगह CMPI डाल दिया मैंने, स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोर केस। ये देखो दोस्तों CMPI। अब इसको रन करके देखते हैं। अब जब ये रन करेंगे और यहाँ पे हम 2 स्ट्रिंग अब डालेंगे, और RAM ये मैंने स्मॉल में, और दूसरा 2 स्ट्रिंग जैसा बोला मैंने कैपिटल में दिया दोस्तों। अब ये इक्वल देगा, क्योंकि ये इग्नोर केस है, केस को नहीं देखेगा। आप स्मॉल में दो, कैपिटल में दो, ये बस कैरेक्टर सेम होने चाहिए, इसलिए इक्वल आ रहा है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर इज़ अ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज डाल सकते हैं, और स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप। इट मीन्स इसके अंदर हम डिसिमिलर मतलब सेम टाइप के भी डाल सकते हैं और अलग अलग टाइप की वैल्यू भी डाल सकते हैं। और स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड फॉर ग्रुपिंग द डेटा। डेटा को जब ग्रुप में लेना होता है दोस्तों, तभी हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर में और एरे में दोस्तों सिमिलरिटी ये है कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कंजिक्यूटिवली मेमोरी में स्टोर होते हैं, और स्ट्रक्चर के डेटा भी कंजिक्यूटिवली ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये इन दोनों में सिमिलरिटी है। और डिफरेंस दोस्तों बहुत बड़ा है इनमें। डिफरेंस ये है कि एरे जो है वो होमोजीनियस डेटा टाइप है, उसमें एक ही टाइप की वैल्यू आती है,
और स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा जो डिफरेंस दोस्तों ये है वो ये है कि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हम एरे का नाम और उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं, जैसे A0, A1, A2। और दोस्तों जो स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर्स हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट और कॉलेज, ये कोई भी नाम यहाँ पे हम रख सकते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर का, इसलिए हम इसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये हमने डिफाइन कर दिया कॉलेज नाम की एक स्ट्रक्चर, और ये 3 इसके अंदर मेंबर है, रोल नंबर, नेम और ये परसेंटेज, एक इंटीजर में, एक कैरेक्टर में और एक दोस्तों लिए में फ्लोट में। किसी भी टाइप के कितने भी वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और जब इसको बंद करते हैं तो सेमीकोलन से टर्मिनेट करना दोस्तों ज़रूरी है। अब इन मेंबर को जब एक्सेस करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट कॉलेज जो स्ट्रक्चर का नाम था वो, और ये दोस्तों ये हमने ऑब्जेक्ट का नाम। तो जो std जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, और इसी से हम इन तीनों मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे st.roll नंबर, ये रोल नंबर इसमें आ गया। फिर नेम स्टोर करने के लिए आप डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, strcpy से कॉपी करना होगा। तो ये जो नाम है दोस्तों ये आ जाएगा std.name नाम के मेंबर के अंदर। और ऐसे ही st.percentage, इसके अंदर ये वैल्यूज़ हमने स्टोर कर ली। अब दोस्तों इसको देखिए, साइज़ मालूम करना है हमें इस स्ट्रक्चर का, तो साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया हमने, और std जो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था ये हमने यहाँ पे डाल दिया ब्रैकेट के अंदर। तो ये प्रिंट कर देगा कि इसके कितने बाइट इसने मेमोरी में ऑक्यूपाई किए हैं। तो 16 बाइट कैसे आया, क्योंकि 2 बाइट तो हो गए रोल नंबर के, और 10 बाइट का हमारा नाम है, और 4 बाइट हो गए हमारे फ्लोट के, इसलिए 16 बाइट्स दोस्तों प्रिंट करेगा साइज ऑफ ऑपरेटर की वजह से। और ये फ्लोट की जो वैल्यू है परसेंटेज की हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो std.per, ये ऑब्जेक्ट से हमने इसको भी एक्सेस कर लिया, और ये इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 70.5। तो दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं डॉट, ये एक स्ट्रक्चर का ऑपरेटर है। इसकी जगह कभी कभी एरो भी होता है, वो होता है उस केस में जब इस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंटर टाइप का बनाएंगे। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब ये देख रहे हो तो वर्किंग विद डेटा फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको अच्छे से नहीं आता, और इसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, और अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो फिर आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते दोस्तों। फाइल किसे कहते हैं? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखना, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, सीडी में, कहीं पे भी, और उसका एक नाम सुटेबल सा रख देते हैं, जिससे कि उस नाम से उस फाइल को हम वापस नेक्स्ट डे या कभी भी उसको खोल कर देख सकें। ओके दोस्तों, तो फाइल का यूज़ यही है कि हम अपने प्रोग्राम में किसी फाइल के नाम को मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि डेटा हमारा फाइल में स्टोर होता रहे। In a C program, we can mention a data file in which we can store inputted and outputted data. तो अपने C प्रोग्राम में या +C प्रोग्राम में कोई भी फाइल का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। ओके दोस्तों, अगर लिखा ए फाइल कैन बी ओपन थ्रू प्रोग्राम इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड, और जब उस फाइल का नाम मेंशन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें इन तीनों में से कोई एक मोड को यूज़ करना ज़रूरी है। अगर दोस्तों हम यूज़ करते हैं राइट मोड, तो इसका मतलब यह है कि डेटा फाइल में राइट कर सकते हैं, और जिस फाइल में राइट करेंगे और वो फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो उसके डेटा दोस्तों पुराने खत्म हो जाएंगे और नए उसके ऊपर सेव हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि उसके अंदर डाटा जो पहले से वो भी रहें, और जो नए देंगे वो भी उसके अंदर स्टोर होते रहें। तो फिर दोस्तों हम यूज़ करते हैं अपेंड मोड। तो अपेंड मोड का दोस्तों रोल ये है कि डेटा उसके अंदर जो पहले वो भी रहेंगे और नए भी उसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट मोड है दोस्तों रीड मोड। रीड मोड से क्या होता है कि जो डेटा फाइल के अंदर है वो फाइल में से हम रीड करके मेमोरी में लाएंगे, उसको स्क्रीन पे या प्रिंटर पे ले जा सकते हैं। ओके दोस्तों, 3 तरह के मोड हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट्स की, कि जिस फाइल में डेटा स्टोर होगा वो उसके फॉर्मेट कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों होता है कैरेक्टर फॉर्मेट, जो कि डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट से मतलब ये है कि अगर आपने मेंशन नहीं किया कि कौन से फॉर्मेट में फाइल खोलनी है, तो अपने आप खोलेगा ये कैरेक्टर फॉर्मेट में। और दूसरा दोस्तों होता है बाइनरी फॉर्मेट। तो कैरेक्टर फॉर्मेट में लिखा है कि जो भी डेटा आप दोगे वो एज इट इज़ फाइल में जाएगा, कैरेक्टर के फॉर्मेट में जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और अगर बाइनरी फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो डेटा जाएगा दोस्तों बाइनरी फॉर्मेट में, और उससे क्या फ़ायदा होगा, तो सिक्योरिटी भी हो जाएगी इसकी, और उसकी प्रोसेसिंग दोस्तों फास्ट होती है कैरेक्टर फॉर्मेट की फाइल से। तो इट मीन्स बाइनरी फॉर्मेट की फाइल ज़्यादा बेटर होती है। ओके दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और ये लिखा हाउ टू ओपन द फाइल, कि उस फाइल को
खोलेंगे कैसे, प्रोग्राम में क्या लाइन लिखनी पड़ेगी फाइल खोलने के लिए, तो उसके दोस्तों ये है फाइल कैपिटल में लिखा जाता है और यहाँ पे कोई भी पॉइंटर टाइप का एक नाम देंगे वेरिएबल का, सपोज FP दे दिया हमने, और फाइल जैसे इंट है, फ्लोट है, ऐसी फाइल भी होता है दोस्तों। तो इस पॉइंटर में जो भी एड्रेस आएगा वो किसी फाइल का होगा और वो ऐसी सिंटेक्स है FP = fopen यानी फंक्शन का नाम, और वो फाइल का नाम देंगे जो फाइल आपको ओपन करनी है और यहाँ पे उसका मोड देंगे जिस मोड में आप उस फाइल को खोलना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो जो भी फाइल का नाम देंगे वो उस मोड में खुलेगी जो आप यहाँ दोगे, और उसका जो भी एड्रेस होगा जहाँ पे खुलेगी मेमोरी में वो FP के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। अब जब भी हम इस फाइल को यूज़ करेंगे तो इस एड्रेस से करेंगे जो FP के अंदर होगा। तो मोड कौन कौन से हो सकते हैं वो दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, W for write, A for append, R for read, B for binary, और W+ दोस्तों होता है write and read, और A+ append and read दोनों, और R+ समझिए आप read and write दोनों। ओके दोस्तों, और ये आप डायग्राम देखिए, जब भी आप कोई कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे तो वो डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है और वो वहाँ से स्क्रीन पे भी जा सकता है, प्रिंटर पे जा सकता है दोस्तों, और किसी फाइल के अंदर भी स्टोर हो सकता है। तो फाइल जो होती है दोस्तों वो डिस्प्ले बनेगी हार्ड डिस्क पे सेकेंडरी मेमोरी में, और फिर उस फाइल के अंदर से वापस डाटा हम खोल भी सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। तो जब डाटा फाइल में स्टोर करेंगे तो वो फाइल खुलेगी राइट मोड में, और जब डेटा फाइल में से उठाएंगे मेमोरी में लाएंगे स्क्रीन पर देखने के लिए तो फिर फाइल खुलती है दोस्तों रीड मोड में। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये बात थोड़ी आपको कम समझ में आई होगी, जब इसका हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे तब पूरी बात समझ में आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टर फॉर्मेट की फाइल के प्रोग्राम के बारे में और बाइनरी फॉर्मेट फाइल के प्रोग्राम के बारे में भी। सिंपल से दोस्तों क्वेश्चन है, रोल नंबर और परसेंटेज इनपुट करनी है और record.dat नाम की फाइल में ये डेटा परमानेंट स्टोर करना है जिससे कि हम नेक्स्ट डे आकर देख सकते हैं कभी भी। और कैरेक्टर फॉर्मेट की फाइल में क्या खास बात है कि जो भी हम डाटा देंगे जिस तक देंगे वो एज इट इज फाइल में जाएगा। अब देखिए, रोल नंबर लिया, परसेंटेज ली और एंटर द रोल नंबर, ये हमने इनपुट करा लिया, एंटर द परसेंटेज इनपुट कराई, और दोस्तों ये हमने इस लाइन की अब पीछे बताया मैंने अभी, record.dat फाइल हमने ओपन की, ये जो नाम मेंशन किया हुआ है, और वो भी राइट मोड में, क्योंकि डेटा में फाइल के अंदर राइट जो करना है। और दोस्तों हमने फंक्शन यूज किया fprintf, f मतलब फाइल, ये फाइल में प्रिंट करेगा, और ये FP हमने दिया इस फाइल का एड्रेस, और दोस्तों यहाँ %d लगेगा, जो गलती से मिस्टेक होगी, %s लग गया, नहीं इंटीजर में है रोल नंबर, तो %d आप जब चलाओगे प्रोग्राम टाइप करोगे तो %d का लेना, तो %d आएगा यहाँ पे, और रोल नंबर की जो वैल्यू होगी दोस्तों फाइल में जाकर स्टोर होगी, और /n की वजह से वो फाइल में ही लाइन चेंज भी कर देगा। उसके बाद दोस्तों printf से हमने प्रिंट किया परसेंटेज, ये भी फाइल में ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने fprintf लगाया है, और कौन सी फाइल में प्रिंट होगा, जिस फाइल का इसमें एड्रेस है record.dat में। ओके दोस्तों, और F क्लोज से दोस्तों ये फाइल प्रॉपर्ली बंद होगी और प्रिंट हो जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद दोस्तों बाइनरी को समझ लेते हैं और फिर मैं आपको इनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से डाटा फाइल में जा रहा है, कैसे हम चेक करते हैं कि डाटा गया है कि नहीं। इसमें सेम प्रोग्राम है, रोल नंबर परसेंटेज, और वही रोल नंबर पर यहाँ तक अपन दोस्तों सेम है, यहाँ थोड़ी चेंजिंग है। हमने फाइल को ओपन की record.dat को सेम, बस W के साथ B यूज कर लिया, B फॉर बाइनरी फॉर्मेट, तो चूंकि डेटा में बाइनरी में स्टोर करना है तो उसमें दोस्तों ने यूज किया था fprintf, और इसमें यूज करेंगे fwrite। तो fwrite का सिंटेक्स थोड़ा चेंज है, इसमें पहले आता है वेरिएबल का नाम एंड के साथ जिसकी वैल्यू फाइल में डालनी है। उसके बाद दोस्तों आते हैं बाइट्स कि कितने बाइट्स आपको मेमोरी में स्टोर कराने हैं बाइनरी सिंबल के रूप में, और फिर आता है दोस्तों स्टेटस 1 या 0, 1 का मतलब ट्रू की वैल्यू स्टोर करेंगे और 0 का मतलब फॉल्स, तो वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी, और FP दोस्तों उस फाइल का एड्रेस जिस फाइल में हमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो fwrite से इस रोल नंबर की वैल्यू को जितने इसने बाइट किए हैं उसके हिसाब से उसने बाइनरी सिंबल बना के स्टोर करा दिए। ऐसे दोस्तों परसेंटेज के लिए भी है, पहले वेरिएबल का नाम आया परसेंटेज, इसके बाइट निकालेंगे, तो आप चाहो तो आप बाइट लिख सकते हैं 4, क्योंकि हमारा परसेंटेज फ्लोट का वेरिएबल है तो हम यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, और ये इसका स्टेटस है 1, ये जरूरी है, नहीं तो फिर 0 दोगे, फिर नहीं डालेगा वैल्यू, 1 देगा तो वैल्यू डालेगा, तो इसलिए स्टोर करने के लिए 1 और FP वही एड्रेस जिसमें हमें डालना है। तो कुल मिला के दोनों लाइनों की वजह से जो वैल्यू हमने इनपुट की थी वो बाइनरी फाइल के स्टाइल में, बाइनरी सिंबल के स्टाइल में स्टोर हो गई record.dat फाइल के अंदर, और दोस्तों इससे वही फाइल प्रॉपर्ली बंद हो जाएगी और प्रिंट होगा सक्सेसफुली सेव्ड। अब हम आपको दिखाते हैं इसको प्रैक्टिकली करें कैसे बाइनरी में स्टोर होगी और कैसे कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर होगी। ओके दोस्तों, आइए IDE के पास। ये प्रोग्राम है दोस्तों कैरेक्टर फॉर्मेट फाइल का। इसमें जो ये हेडर फाइल है दोस्तों string.h, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले प्रोग्राम के हिसाब से लिखा हुआ है।
इसको आप इग्नोर करें। और यहाँ से देखिए रोल नंबर और परसेंटेज, दो वैल्यू हमने इनपुट कराई रोल नंबर में और परसेंटेज में। ओके दोस्तों, उसके बाद हमने फाइल को ओपन किया, वो सेम प्रोग्राम है, राइट मोड में फाइल को ओपन किया, उसका एड्रेस एफपी के अंदर आ गया और एफ प्रिंटफ से ये रोल नंबर की जो वैल्यू दोस्तों वो फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ऐसे परसेंटेज की, और फाइल बंद। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने रन किया और यहाँ पे रोल नंबर सपोज मेरा 102 और नाम जो सपोज मैंने राहुल, सॉरी परसेंटेज, और ये 70.5 मैंने परसेंटेज डाल दी और सक्सेसफुल स्टेट दोस्तों प्रिंट हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा गया कहाँ पे, record.dat नाम की फाइल में। अब आप फाइल में जाइए, ओपन कीजिए और डायरेक्ट टाइप करो record.dat, तो ये आपको दिखाएगा डेटा फाइल में। देखिए दोस्तों ये आ गया, रोल नंबर भी और ये हमारा परसेंटेज भी बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि फाइल कैरेक्टर फॉर्मेट में खुली हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइनरी फॉर्मेट में फाइल डाटा कैसे जाता है। ये मैंने बाइनरी फॉर्मेट का फाइल दोस्तों प्रोग्राम बनाकर सेव किया हुआ है। अब मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ रन करके कि किस तरीके से ये काम करेगा। सेम है, बस देखो आप रोल नंबर इनपुट किया, परसेंटेज इनपुट की और बाइनरी फॉर्मेट WB से इनपुट खोल लिया हमने फाइल को और fwrite फंक्शन से हमने इसको भी फाइल में स्टोर करा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। तो रन में जाइए और रन पे क्लिक किया और दोस्तों में की बात सपोज 201 परसेंटेज सपोज 85.5 और एंटर किया, डाटा फाइल में स्टोर हो गया। और दोस्तों अब इस फाइल को खोल कर देखते हैं, ओपन करेंगे और नाम देंगे record.dat, जो नाम मेंशन किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों आपको ये डाटा बाइनरी सिंबल में आया, इसमें रोल नंबर भी है दोस्तों 201 और हमारी 80.5 परसेंटेज भी है। आप इसे पहचान नहीं सकते क्योंकि ये बाइनरी सिंबल में है, सिक्योरिटी होती है इसके अंदर। तो ये जो बाइनरी फॉर्मेट फाइल दोस्तों यही हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे दोस्तों सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप तसल्ली से देखते रहे तो। ओके दोस्तों अब हम देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल पॉइंटर के बारे में। इनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसका भी। इसमें दोस्तों जब फाइल को हम ओपन करते हैं इनपुट मोड में, रीड मोड में, तो डेटा फाइल के अंदर से वो फर्स्ट कैरेक्टर से रीड करना शुरू कर देता है। हम चाहते हैं कि मैं डेटा यहाँ से नहीं यहाँ से रीड करना है दोस्तों, तो उसी के लिए है ये, जैसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल। आप चाहो तो डाटा कहीं से भी राइट कर सकते हैं, कहीं से भी डाटा हम रीड कर सकते हैं। तो 3 फंक्शन है, fseek टू सेट द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, इससे हम पोजीशन सेट कर सकते हैं कर्सर की, कहाँ से डेटा को रीड करना है, और ftell टू गेट द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, इससे मालूम कर सकते हैं कि हमारा कर्सर फाइल के अंदर इस टाइम कहाँ पे है, डेटा कहाँ से उठाएगा। और उसके बाद दोस्तों रिवाइंड, इससे हम कर्सर की पोजीशन फाइल के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को देखिए, इसमें दोस्तों है हमने फाइल ओपन की student.txt R4 रीड मोड में। तो ये फाइल दोस्तों पहले से बनी हुई है और इसमें लिखा हुआ है श्याम कुमार शर्मा इज माय फ्रेंड, और इस फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया। और जब फाइल रीड मोड में खुलती है दोस्तों तो कर्सर हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर पे होता है। और दोस्तों ये फंक्शन है fgetc, फाइल गेट कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर उठाएगा, कौन सा, फर्स्ट कैरेक्टर जहाँ पे हमारा कर्सर था। तो उसने s को उठाया, ch में डाल दिया और इसने s को प्रिंट कर दिया, लाइन चेंज होती रहेगी। उसके बाद दोस्तों जैसे कर्सर रीड कर लेता है कैरेक्टर को तो सेकंड वाले पे ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस टाइम हमारा जो कर्सर है दोस्तों वो है h पे, और फिर हमने fgetc से उसको भी रीड कर लिया, ch में लिया तो इसने h को प्रिंट कर दिया, और अब हमारा दोस्तों कर्सर है वो आ गया y के ऊपर। अब हमने प्रिंट किया ftell fp के हमारा कर्सर कहाँ पे है, तो इसने प्रिंट किया दोस्तों 2 क्यों, 0 तो ये था, ये 1 ये 2, तो 0 से स्टार्टिंग होती है, इसलिए दोस्तों 2 प्रिंट हुआ। अब दोस्तों समझिए fseek fp4 यानी 4th पोजीशन पे कर्सर सेट करो। सीक सेट से मतलब है कि 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 1 2 3 4, m के पास कर्सर आ जाएगा, m के ऊपर, और उसके बाद ये कमेंट बना हुआ है काम नहीं करेगी लाइन, इसको बाद समझाएंगे। और इसने उस कैरेक्टर को भी रीड कर लिया m को, और दोस्तों फिर हमने उसको भी प्रिंट कर दिया, इसलिए दोस्तों m प्रिंट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने किया रिवाइंड से कर्सर कहाँ पे पहुंच गया, स्टार्टिंग में 0 पोजीशन पे। अब अगर हम पोजीशन प्रिंट करेंगे ftell से तो प्रिंट करेगा दोस्तों 0। अब इसको हम रन करके देखते हैं सिस्टम पे कि कैसे ये प्रिंट करेगा, और ये इसको बताएंगे हम सीक कर का मतलब क्या होता है, कर फॉर करंट पोजीशन। ओके, अब आते हैं आईडी की। तो दोस्तों ये देखिए student.txt नाम की एक फाइल है,
जिसमें से हम डेटा को रीड करेंगे। ओके दोस्तों, और ये मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि हमें टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों हमने क्या किया, पहले तो हमने इस फाइल को ओपन किया रीड मोड में। तो कर्सर कहाँ पे होगा, फर्स्ट कैरेक्टर पे, जैसे हम पीछे डायग्राम समझा चुके हैं आपको। और सेम प्रोग्राम मैंने टाइप किया है और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ किसकी वही सेम आउटपुट आता है या नहीं आता। और ये मैंने रन किया दोस्तों, तो ये देखिए हमारे प्रोग्राम का सेम वही आउटपुट आ रहा है। और आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा, और अगर हम यहाँ पे सीक सेट की जगह दोस्तों सीक करंट लगा देते हैं, CUR करंट पोजीशन। तो अब दोस्तों जो 4th पोजीशन पे हमने सेट किया था कर्सर, तो आपको ध्यान होगा कि कर्सर हमारा पहले स्टार्टिंग में गया फर्स्ट पोजीशन पे, वहाँ से 0 1 2 3 4 पे कर्सर सेट हो गया था। और दोस्तों इस करंट पोजीशन से क्या होगा कि हमारा जो कर्सर था दोस्तों वो सेकंड पोजीशन पे था, F10 से हमने प्रिंट किया था, तो उसी को 0 मानेगा सेकंड पोजीशन को, और उसी से वो आगे चलेगा 0 1 2 3। दोस्तों सीक करंट मैंने यूज़ कर लिया इसकी जगह, और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये रन हमने किया दोस्तों, और ये K प्रिंट हो रहा है, आपने देखा होगा पहले M आ रहा था, अभी K आ रहा है। थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, आपकी टेंशन मत लें, आगे प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी तब जब और समझ में आएगा। तो सीक सेट से ये पहले कर्सर शुरू में जाएगा, वहाँ से काउंटिंग करेगा 0 1 2 3 4, वहाँ पे सेट हो जाएगा। और सीक करंट का यूज़ करेंगे दोस्तों, जहाँ पे ऑलरेडी कर्सर है उसी को 0 मानेगा, वहीं से काउंटिंग शुरू करेगा। ये सीक सेट और सीक करंट में फ़र्क है, डिफरेंस है। और ये हम आपको जब प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे तब आपकी ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एरे का, स्ट्रिंग का, स्ट्रक्चर का होंडा क्या है, आपने देखा। और फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, वो भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों फाइल हैंडलिंग का रोल यह है कि जो भी आप डेटा इनपुट करेंगे, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया कि एंटर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स और रोल नंबर, जो आप इनपुट करेंगे हम चाहते हैं कि परमानेंट स्टोर हो जाए किसी फाइल के अंदर, जिससे कि हम उसे कभी भी खोल कर देख सकें। तो ये सारा काम जो होता है दोस्तों इस तरह का, वो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से होता है। तो ये हमने आपको बताया है, बाकी जब हम प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तब आपको फिर से ये सब चीज़ें बताई जाया करेंगी। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कमांड लाइन आर्गूमेंट की। तो ये चीज़ हमारे प्रोजेक्ट से तो कोई खास मतलब नहीं है इसका, लेकिन दोस्तों पूछते हैं बहुत लोग इसको इंटरव्यू में, टेस्ट में, और कोई भी पूछ सकते हैं कमांड आर्गूमेंट का रोल क्या है। तो दोस्तों जैसे आप यूज़ करते हैं मेन फंक्शन, वॉइड मेन या इंट मेन या मेन, तो मेन के ब्रैकेट में हम कुछ नहीं लिखते अक्सर, लेकिन दोस्तों उसमें भी लिख सकते हैं, और उन्हें कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। लेकिन उन आर्गूमेंट्स की वैल्यू जो है दोस्तों कहाँ से पास करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से, चूँकि नाम उनका यही है कमांड लाइन आर्गूमेंट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, वहाँ से प्रोग्राम को रन करेंगे, और वो रन होगा तो वे आर्गूमेंट जो वहाँ से पास करेंगे वो डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के साथ किस किस तरीके से कमांड आर्गूमेंट पास करते हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ करते हैं, देखिए और ध्यान से समझिए। दोस्तों हम बात करते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट की, और ये दोस्तों प्रोजेक्ट से तो हमारा कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, कोई पूछ लेता है इसके बारे में कमांड आर्गूमेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को देखिए, वॉइड मेन के अंदर हमने आर्गूमेंट डाल दिए, अब तक आपने नहीं डाले होंगे। तो मेन के अंदर भी दोस्तों आर्गूमेंट आ सकते हैं, लेकिन 2 ही आर्गूमेंट इसके अंदर आते हैं, एक तो इंटीजर टाइप का और एक पॉइंटर टाइप का, एक वेरिएबल एरे टाइप में कैरेक्टर टाइप का। तो इसके अंदर तो दोस्तों आएगा नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, और इसके अंदर दोस्तों आ जाएगी उसकी वैल्यूज़। तो दोस्तों कमांड आर्गूमेंट किसे कहते हैं, जो मेन के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं उन्हें कहते हैं कमांड लाइन फॉर्मल आर्गूमेंट, और इनकी जो वैल्यू दोस्तों पास की जाएगी वो की जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट से। ओके दोस्तों, वो कैसे करेंगे वो समझाएंगे अभी आपको हम। तो फिलहाल आप ये देखिए, प्रिंट करेगा ये नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स %d n की वैल्यू, जो भी आर्गूमेंट्स इसमें आएंगे, जितने भी आर्गूमेंट्स आएंगे, 5 आए 10 आए, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और P0 में जो पहला आर्गूमेंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लूप की वजह से, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो P0 प्रिंट करेगा, P1 हो जाएगी तो P1 को प्रिंट करेगा। तो जो भी वैल्यूज इसके अंदर आएगी ये उनको प्रिंट करेगा। कुल मिला के इससे पता चल जाएगा कि कितने आर्गूमेंट हैं और कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, तो इस प्रोग्राम को हम आपको दिखाएंगे सिस्टम पे भी टाइप करके, उससे आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम आउटपुट दिखा रहा है। ओके दोस्तों, तो पहले इसको समझ लिए कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। तो ये सपोज हम प्रोग्राम दोस्तों यहाँ तक का टाइप कर चुके अपने IDE के ऊपर, टर्बो सी कंपाइलर पे IDE में टाइप कर चुके, और टाइप करने के बाद दोस्तों रन कैसे करेंगे वो देखिए।
सबसे पहले सेव द फाइल विद एनी नेम, इसको सेव कर लेंगे आप किसी भी नाम से, और सपोज test.c के नाम से हमने उसको सेव कर लिया। ओके दोस्तों, उसके बाद कंपाइल का जो मेन्यू होता है ऊपर, फाइल एडिट मेन्यू होता है ऊपर, तो कंपाइल के मेन्यू में जाके इसको आप कंपाइल कर देंगे। एरर होगी तो दिखाएगा, नहीं तो कंपाइल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा, मशीन कोड बन जाएगा। और दोस्तों उसके बाद फिर कंपाइल के मेन्यू में जाएंगे और वहाँ करेंगे बिल्ड ऑल। तो बिल्ड ऑल तो दोस्तों वो ऑब्जेक्ट कोड, EXE कोड वगैरह भी क्रिएट कर देगा। EXE कोड दोस्तों क्या होता है ये हम बता चुके हैं हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था डिटेल में कि EXE कोड क्या होता है, जो एग्जीक्यूट हो सकती है फाइल से कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूट कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड। तो पहले कंपाइल करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम करेंगे बिल्ड ऑन। उसके बाद दोस्तों फाइल में जाकर के डो शेल पे क्लिक करेंगे, तो ये स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको जो ब्लैक कलर में है, और ये हम टाइप करेंगे cd /turbo-c3 जो फोल्डर का नाम है, और फिर सोर्स। इस सोर्स दोस्तों इसलिए है कि हमारा जो EXE कोड है दोस्तों वो इसके अंदर बनेगा, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और ये हमने आपको बताया था डिटेल में अपने एक वीडियो में, वो आप जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी करके हम इसका सिस्टम पे, तो तब भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे क्या कहाँ पे फाइल सेव होती है। तो ये टाइप किया हमने, तो हम सोर्स के फोल्डर में आ चुके। अब यहाँ पे करेंगे टेस्ट, जो आपने फाइल का नाम दिया था टेस्ट, उसके आगे 3 आर्गूमेंट दोस्तों डाल दिए हमने, 1 2 3। इन्हें कहते हैं हम कमांड लाइन एक्चुअल आर्गूमेंट, जो ये पास कर रहे हैं हम रन करते टाइम कमांड प्रॉम्प्ट से, ये हमारे कमांड लाइन एक्चुअल आर्गूमेंट है दोस्तों। तो ये आर्गूमेंट डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सीधे मेन फंक्शन के अंदर। एन में क्या आएगा 1 2 3 4, इसलिए दोस्तों ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 आर्गूमेंट है, तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट दोस्तों प्रिंट कर देगा ये 4। और उसके बाद दोस्तों ये प्रिंट क्या करेगा, ये तो जाएगा वैल्यू कहाँ पे P0 के अंदर, ये कहाँ जाएगी P1 के अंदर, ये P2 में, ये P3 में, फिर इनको 1 by 1 ऐसे प्रिंट कर देगा। ओके दोस्तों, अब इसको हम रन कर दिखाएंगे, उससे पहले आप दोस्तों इस प्रोग्राम को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम ये है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, डेंजर नाम से प्रोग्राम बनाएंगे जो फाइल को डिलीट कर सके, बिल्कुल ऐसे जैसे डॉस में डेल कमांड होती है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम जानते होंगे, कमांड प्रॉम्प्ट अगर डेल का यूज़ करेंगे आप तो फाइल को डिलीट कर सकते हैं। हम चाहते हैं मैं अपनी कमांड बनानी है कि हम डेल के डेंजर लिख के फाइल डिलीट हो जाए। ओके दोस्तों, तो सेम है, इसमें वही सेम आर्गूमेंट ले लें, मैं P की जगह V कर दिया, आप चाहो तो P भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और इफ n नॉट इक्वल टू 2, जब फाइल को डिलीट करेंगे तो अगर आपने आर्गूमेंट 2 के अलावा 3 या कम डाल दिए, 2 के अलावा कुछ और डाल दिया, तो दोस्तों प्रिंट करेगा इनवैलिड पैरामीटर कि आप सही से आर्गूमेंट दो। और अगर हमने 2 ही आर्गूमेंट डाले तो फिर दोस्तों ये V1 में क्या होगा, फाइल का नाम, V0 में क्या होगा, अपनी कमांड का नाम, अपनी फाइल का नाम, जिसको जो है प्रोग्राम फाइल का नाम है। क्योंकि दोस्तों जब इसको रन करेंगे हम, तो दोस्तों ऐसे करेंगे डेंजर, और यहाँ देखिए फाइल का नाम, तो 2 आर्गूमेंट हो गए ना, तो 3 आर्गूमेंट दे दिया हमने सपोज, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर ये इनवैलिड पैरामीटर जाएगा। हमने 2 आर्गूमेंट दिए, तो डेंजर कहाँ जाएगा V0 में, और V1 में क्या जाएगा, जो आप यहाँ पे फाइल का नाम देंगे वो वाला नाम। ओके दोस्तों, तो V1 में हमारा फाइल का नाम है, तो हमने इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया, क्योंकि फाइल का नाम V1 के अंदर है। और रीड मोड दोस्तों वो फाइल खुलती है जो फाइल पहले से बनी होती है। तो उस फाइल को रीड मोड में खोला, और उसका जो एड्रेस दोस्तों था वो आ गया FP नाम के पॉइंटर में। और अगर वो दोस्तों बाई चांस फाइल से नहीं मिली, तो फिर इसमें आएगा नल। वही हमने चेक किया कि अगर FP के अंदर नल है तो इसका मतलब फाइल नहीं है, फाइल नॉट फाउंड, या फाइल नहीं डिलीट किसको करेगा ये। तो इसलिए अगर सपोज फाइल से मिल जाती है तो फिर एल्स पे जाएगा, और उस फाइल को पहले बंद करेगा, क्योंकि खुली फाइल को आप डिलीट नहीं कर सकते, तो पहले बंद करेगा उसको। और रिमूव दोस्तों एक फंक्शन होता है stdio के अंदर होता है, ये V1 में जो नाम था ये हमारा फाइल 1.c के नाम से, उसको ये उड़ा देगा, हार्ड डिस्क में से डिलीट कर देगा, और प्रिंट करेगा फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा आपको उसका, और अब हम आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे ये काम करेगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं IDE पे। तो दोस्तों मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है, आप देखिए सेम है, और मैं इसको रन कैसे करता है वो देखना है। तो सबसे पहले आप इसको सेव करेंगे, तो मैंने नाम दिया हुआ है test.c के नाम से। उसके बाद दोस्तों आप कंपाइल पे जाएंगे, कंपाइल करने के लिए कंपाइल पे क्लिक करेंगे, और ये दोस्तों दिखा रहा है कि सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका, कोई एरर नहीं है, प्रेस यानी कि कर दो, तो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद दोस्तों हम बिल्ड ऑल पे क्लिक करेंगे।
और बिल्ड ऑल से ये EXE कोड जनरेट हो गया। सोर्स नाम के फोल्डर में test.exe के नाम से दोस्तों कोड जनरेट हो गया। अब इसको प्रेस की करके बाहर आएंगे और फाइल में जाएंगे और डो शेल पे जाएंगे और डो शेल में दोस्तों जाना पड़ेगा सोर्स के फोल्डर में, तो cd/turboc3/source। तो दोस्तों देखिए सोर्स फोल्डर में आ गए और अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट और वे आर्गूमेंट जो भी चाहें आप दे सकते हैं, नाम दिया, एज दी और सपोज यहाँ पे परसेंटेज डाल दी। तो ये देखिए आप एंटर करते ही ये 3 और 4 आर्गूमेंट यहाँ पे ये text.exe नाम आ रहा है, रामो भी आ रहा है, ये सारे आर्गूमेंट जो हमने यहाँ पे पास किए उस प्रोग्राम के थ्रू दोस्तों प्रिंट हो गए। ये था दोस्तों हमारा पहला प्रोग्राम। अब आप एग्जिट से बाहर आइए और एग्जिट से बाहर आएंगे हम वापस फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में, सॉरी IDE के अंदर। अब हम दूसरे प्रोग्राम को भी खोल लेते हैं और दोस्तों उसका नाम है डेंजर, रखा हुआ है मैंने नाम danger.c और ये नहीं ओपन हो पाया, स्पेलिंग गलत हो गई, तो फिर से ओपन कर लेते हैं danger.c। ये देखिए दोस्तों ये प्रोग्राम आ गया। अब हम इस प्रोग्राम को भी पहले कंपाइल करेंगे और फिर रन करेंगे। दोस्तों वही सेम प्रोग्राम है जो हम आपको स्लाइड में समझा चुके और इसको कंपाइल कर लेते हैं। पहले ये कंपाइल हो चुका सक्सेसफुली। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे बिल्ड ऑल में। बिल्ड ऑल से ये EXE कोड danger.exe के नाम से जनरेट हो गया क्योंकि हमारी फाइल का नाम दोस्तों यही पे था। और अब हम जाएंगे रन करने के लिए डो शेल में। तो डो शेल दोस्तों हम सोर्स के फोल्डर में ऑलरेडी हैं, हम देख सकते हैं dir से कि कौन कौन सी फाइल इसमें, dir टाइप करके एंटर मार देंगे तो देखिए फाइलों के नाम लिखे हुए आगे सब। और हम चाहते हैं जो सबसे लास्ट वाली फाइल है without.obj आप देख रहे होंगे लिस्ट में, तो उसको हमें डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे डेंजर और स्पेस without.obj। ओके दोस्तों ये एंटर करेंगे तो लिखा है फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। चेक करने के लिए आपको dir फिर से देखना पड़ेगा लिख करके और एंटर जैसे करेंगे दोस्तों तो without.obj जो फाइल थी आपकी वो डिलीट हो चुकी। ऐसे दोस्तों डेल भी होती है, डोज की प्रीडिफाइंड कमांड है डेल। इसके आगे से बोल लिखा मैंने without.exe, ये डिलीट करते हैं without.exe, तो ये भी ये काम करता है, डिलीट हो गई फाइल, ये देखिए खत्म हो गई। ऐसे डेंजर भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। डेंजर testing.obj डिलीट करते हैं testing.obj, तो ये डिलीट होगी। तो बिल्कुल सेम बनेगी, डेल है ऐसी डेंजर बन चुकी। ओके दोस्तों, तो आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कमांड आर्गूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कमांड आर्गूमेंट क्या होते हैं, कहाँ से पास करते हैं, कैसे पास करते हैं और कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, कैसे कैसे उनको हैंडल करते हैं, ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसको आप 2-2 बार देखना, प्रैक्टिकली करके देखना, तब आपके अच्छे समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो हमने आज आपसे पूछे हैं कि उन प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा और बड़ी तसल्ली से समझाएंगे भी आपको कि ये आउटपुट कैसे कैसे आ रहा है। ओके दोस्तों, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट फिर से यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहें साथ साथ, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि और स्टूडेंट को दोस्तों फ़ायदा होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।